वैभव, अपने बारे में बताइए। सर मेरा पूरा नाम वैभव वर्मा है। मैंने अपनी स्कूलिंग और ग्रेजुएशन दोनों लखनऊ से किया है। मेरे फैमिली में मुझे मिला के 4 फैमिली मेंबर्स हैं। मेरा भाई, मेरी मदर जो हाउस मेकर है, मेरे फादर जिनका खुद का एक ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है, स्कूल में वैन चलती है। और मैंने 2007 में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है और लगभग 3 साल से मैं अपनी बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। 2007 में या 17 में? 17 में सर। 17 में। 17। ओके। तो 4 साल लगे आपको बैंक एग्जाम क्रैक करने के लिए? 4 साल सर, 3 साल से मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ, 3 साल लगे हैं लगभग। ओके। तो आपकी ब्रांच कौन सी थी? मैकेनिकल सर यस सर। तो मैकेनिकल ब्रांच से होने के बावजूद आपने बैंकिंग सेक्टर में आना क्यों प्रेफर किया? एक्चुअली सर, जब मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया तो अपनी फैमिली मेंबर से हमने बात की थी कि मुझे क्या करना है आगे। तो वैसे मेरा इंटरेस्ट था थोड़ा सा प्राइवेट उसमें जाने का, मैकेनिकल इंजीनियरिंग से काम करने का। लेकिन मेरे जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पे इतना मैकेनिकल का स्कोप नहीं था। तो हम लोग ने बात की कि बाहर जाना पड़ेगा इसके लिए। और उस समय हमारे फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी नहीं थी कि मैं बाहर जाके उतना एक्सपेंडिचर बेयर कर पाऊँ। तो और मेरे घर में कई लोग पहले से बैंकिंग सेक्टर में थे, तो मुझे उनसे प्रेरणा मिली कि हाँ, मैं इस बैंकिंग सेक्टर में जा सकता हूँ। और मेरा साइंस बैकग्राउंड था, तो जब मुझे इसके सिलेबस के बारे में पता चला कि हाँ मैथ आती है, इंग्लिश आती है, तो मुझे एक कॉन्फिडेंस फील हुआ कि हाँ मैं क्रैक कर सकता हूँ। तो आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्यों करी? फिर तो आपको बीएससी कर लेना था। सर जब मेरा 12th कंप्लीट हुआ था तो 12th तक भी मैं साइंस साइड था, तो इतना नॉलेज था नहीं, तो सबने कहा इंजीनियरिंग कर लो। तो इंजीनियरिंग में मुझे वो चीज करनी थी कि जिसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट हो। ऐसे मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस तो थे। अगर मान लीजिए आप जॉब करते हैं, फिर सब मिल करके कह देंगे वैभव जॉब छोड़ दो, तो जॉब छोड़ दोगे? नहीं सर, क्योंकि 12th के बाद भी आपने सबने कहा तो आपने इंजीनियरिंग करी। यस फिर सर। उसके बाद आपने सबने कहा तो फिर बैंकिंग सेक्टर में आ गए। यस फिर सर। सब कह देंगे कि अब जॉब छोड़ दो, तो जॉब छोड़ दोगे आप? नहीं सर, वैसा नहीं है। 12th तक तो इतनी मैच्योरिटी होती नहीं है जो फैमिली का होता है कि हाँ कि आपको आगे क्या करना है। तो उसमें भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी मैंने डिसाइड किया था कि क्या करना है। ऐसे तो स्कोप बहुत है, सिविल इंजीनियरिंग थी, कंप्यूटर एप्लीकेशन थी। तो मुझे लगा कि अगर मुझे इंजीनियरिंग करनी है तो ऐसी मैं फील्ड चुनूं जिसमें थोड़ा बहुत मुझे इंटरेस्ट हो। तो उसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग चुना। तो उसके वो बाद अब आप ग्रेजुएट। कैसे यूटिलाइज करोगे? जी बैंक में आप कैसे यूटिलाइज करोगे उसे? सर, जैसे जैसे आगे अब हम लोग पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं कि जो बैंकिंग इंडस्ट्री है उसमें बहुत सारा टेक्नोलॉजिकल इन्वेस्टमेंट हो रहा है, बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी की तरफ वो बढ़ रही है। और अभी शायद मुझे एग्जैक्टली नाम याद नहीं, एक एस्कॉर्ट कंपनी है जो कि मैकेनिकल और ये जो जनरेटर्स है उसके मैन्युफैक्चरिंग करती है। किसी बैंक ने उसके साथ टाई अप भी किया है। तो अगर बैंकिंग फील्ड में ऐसा एक एम्प्लॉय रहेगा जो टेक्निकली साउंड रहेगा, तो हो सकता है कि उसमें उसको बेनिफिट मिले। एक छत्तीसगढ़ में भी सर एक एग्जैक्टली मुझे ट्रैक्टर की कंपनी याद नहीं, लेकिन छत्तीसगढ़ में भी एक ट्रैक्टर की कंपनी ने बैंक के साथ टाई अप किया था। तो ऐसे छोटे छोटे टाई अप होते रहते हैं जहां पे हमें फायदा मिल सकता है। तो आपके एडहॉक पे नौकरी दे दें तो चलेगा? एडहॉक सर एग्जैक्टली पता नहीं क्या होता है एडहॉक। मतलब कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड, कि जब ऐसी किसी कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट होना तो आपकी सेवाएं ले ली जाए। टेक्निकल साउंड है ना आप, तो फिर आपकी सेवाएं तब ले ली जाए। फिर आपको बाकी तनख्वाहें देने की क्या जरूरत है इतने दिन तक? उसकी जगह किसी ऐसे बच्चे को शामिल किया जाए जो कॉमर्स बैकग्राउंड से हो, जिसको बैंकिंग की भी नॉलेज हो। सर ऐसा कर सकते हैं, लेकिन अगर मैंने टेक्निकली इंजीनियरिंग किया है तो मुझे लगता है, और मैंने अगर पेपर क्रैक किया तो मुझे लगता है कि मुझे वो मिलना एक प्रायोरिटी होनी चाहिए कि मुझे एलिजिबल होना है, मैं एलिजिबल हो सकता हूँ। और एक वो भी कह सकते हैं कि मैं उस लायक हूँ अगर मैंने पेपर क्रैक किया, उस लेवल तक मैं पहुंचा हूँ तो। अच्छा, तो आपने तैयारी के दौरान क्या क्या पढ़ाई करी? कौन सा सब्जेक्ट आपको सबसे ज्यादा परेशान किया? सर वीक मेरा थोड़ा सा इंग्लिश सेक्शन था। इंजीनियरिंग मेरे ख्याल से आपने इंग्लिश मीडियम से ही करी होगी। इंजीनियरिंग क्या पूछ रहे हैं? मैं बैंकिंग नहीं, सर, मैं बैंकिंग का ही पूछ रहा हूँ। यस सर। मैं कह रहा हूँ इंजीनियरिंग आपने इंग्लिश मीडियम से ही करी होगी। यस सर, यस सर। तो उसके बावजूद 4 साल पढ़ने के बावजूद आप पास भी हो। यस सर। कितने सब्जेक्ट में बैक लगी थी? सर मेरा सिर्फ एक सब्जेक्ट में बैक था। कौन से सब्जेक्ट में? सर स्ट्रेंथ एग्जैक्टली FM, फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स। यस सर। ओके। तो इंग्लिश तो फिर आपकी ठीक रही होगी, क्योंकि इंग्लिश में सब लिखना रहता है। एज कम्पेयर टू बाकी वो सब्जेक्ट्स मेरे इंग्लिश मतलब वीक नहीं कहेंगे, मॉडरेट एज कम्पेयर टू मैथ एंड रीजनिंग।
क्योंकि उसमें जो मतलब थोड़ी सी जो टेक्निकल टर्म से याद करना पड़ता है वो चीजें थोड़ी सी इशू करती है। बाकी एज कम्पेयर टू इंग्लिश और मैथ एंड रीजनिंग, इंग्लिश मेरी थोड़ी मॉडरेट साइड या एवरेज साइड में। ओके, तो फिर आप Yes, बता सकते हो IMPS और UPI में क्या डिफरेंस है? केवल Yes. डिफरेंस बताना, कोई डेफिनेशन नहीं, ओनली डिफरेंस। सर IMPS में जो UPI में जो मैक्सिमम लिमिट ऑफ ट्रांजैक्शन है वो नहीं है, और IMPS में पहले 2 लाख तक था, लेकिन 2020 में अभी उसे 5 लाख रुपए बढ़ा के कर दिया गया है। ये 5 लाख और- रुपए पर डे है, पर पर्सन है, पर मंथ है, क्या पर है? पर एग्जैक्टली इसका डिटेल तो याद नहीं है सर मुझे। और UPI में मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं आप है। दिन में और जितना चाहो ट्रांसफर कर सकते हो, एक बार में जितना चाहो सर ट्रांसफर वो कर सकते बैंक टू बैंक भी डिपेंड करता है। अभी ऐसा कोई RBI की तरफ गाइडलाइन नहीं है शायद, मुझे लगता है वो बैंक टू बैंक भी डिपेंड करता है। हो। तो फिर अभी और- कोई डिफरेंस मुझे समझ में नहीं आया इसका, थोड़ा और बताओ, कुछ और सोचो। और सर IMPS में हमको बैंक की जैसे कुछ डिटेल्स चाहिए होती हैं, जैसे IFSC कोड, बैंक अकाउंट नंबर, पिन कोड वगैरह। UPI में हमको वो चीज नहीं चाहिए होता। एक वर्चुअल VPA होता है जिसे कहते हैं वर्चुअल पेमेंट एड्रेस, वो ऑटोमेटिकली जनरेट होता है, या फिर हम लोग अपने मन से भी उससे जनरेट कर सकते हैं। वो सर एक फॉर्मेट होता है, उससे हम कर सकते हैं। तो सिर्फ आगे, हमको आगे, एड्रेस एंड जो UPI है वो इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम है, मतलब आपका रियल टाइम में हो जाता है। और IMPS में थोड़ा टाइम लगता है, वो एग्जैक्टली टाइम मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन टाइम का डिफरेंस है, कुछ टाइम लगता है। IMPS की फुल फॉर्म पता है आपको? यस सर, बताइए। इमीडिएट पेमेंट What सर्विस is immediate in this? सर। If it is इमीडिएट time मतलब taking? रियल टाइम, लेकिन एग्जैक्ट यस सर, तो जब फाइनल अच्छा, कुछ कंफर्म और नहीं सोचिए है और बताइए। सर। और तो अभी मैं सोच नहीं पा रहा हूँ। ओके, IMPS और UPI में क्या समानताएं हैं? सर समानता है, सॉरी सर वो अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। ओके, तो आपने MSF विंडो का नाम सुना है? व्हाट इज MSF? मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। हाँ। सर इसके थ्रू बैंक RBI से ओवरनाइट लोन की फैसिलिटी लेता है। अगर उसके बैंक टू बैंक ऑपरेशंस जो डेली बेसिस पे ऑपरेशंस हो रहे हैं उसमें अगर कमी आ जाती है या कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती है तो ओवरनाइट लोन लिया जाता है, जिसे हम MSF कहते हैं। ओके, तो MSF को इंट्रोड्यूस करने का क्या रीजन रहा होगा? एक तो ओवरनाइट आपने बता दिया, Yes, कुछ और sir, yes, रीजन sir. भी रहा होगा? एक्चुअली जहां तक मैंने पढ़ा है, मुझे याद आ रहा है कि वो जो बैंक CRR मेंटेन करता है उसको पूरा करने के लिए MSF की जो फैसिलिटी लाई गई थी। और कुछ? या और सर एग्जैक्ट डिटेल मुझे याद नहीं है, पर जहां तक ये मुझे लग रहा है एक डिटेल याद आ पा रही है। अच्छा, RRBs Yes, sir. को जब फॉर्म किया गया यस सर। तो उसके पीछे गवर्नमेंट का क्या उद्देश्य रहा होगा? सर RRBs बेसिकली कौन सी कमेटी की फाइनेंशियल रिकमेंडेशन पे फॉर्म हुआ था? M नरसिम्हम कमेटी। हाँ, और सर बेसिकली जो RRBs का फॉर्मेशन था वो था ताकि फाइनेंशियल इंक्लूजन में, रूरल कनेक्टिविटी को भी फाइनेंशियल इंक्लूजन में हम इन्वॉल्व कर पाए, क्योंकि जो बेसिकली जो उस मान समय के जो लीजिए बैंक। आपके गांव में एक Yes, sir. SBI खुला हुआ है और Yes, एक बड़ौदा UP ग्रामीण बैंक खुला हुआ है, यस सर। तो ग्रामीणों को सुविधा देने के लिए ही गांव में दोनों ने ब्रांच खोली है अपनी। यस सर। दोनों बैंक में आप क्या डिफरेंस पाएंगे अगर आप जाएंगे इन टर्म्स ऑफ सर्विसेज? सर इसको मैं थोड़ा सा इलेबोरेट करके बता सकता हूँ। हाँ, इलेबोरेट करके सर बताइए। यस सर, जैसे RRBs हैं और जो अदर कॉमर्शियल शेड्यूल्ड बैंक्स हैं, बेसिकली इनका डिफरेंस ये RRBs जो आपके रूरल के लिए ही मोनली प्राइमरी फोकस होकर काम करती है। उनका प्राइमरीली ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट नहीं होता है, उनका प्राइमरीली ऑब्जेक्टिव होता है कि जो भी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं वो रूरल में पहुंचा सकें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को फाइनेंशियल इंक्लूजन में हम जोड़ सकें। और वेयर एज जो अदर शेड्यूल्ड या कमर्शियल बैंक्स होते हैं उनका प्राइमरीली ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट करना, जैसे लोन्स देते हैं। तो दूसरा डिफरेंस ये है सर कि जो प्राइवेट बैंक्स हैं उनमें जैसे धीरे धीरे अब वो ऐसा हो रहा है कि आपको मिनिमम बैलेंस भी रखना पड़ता है, कि जैसे कुछ बैंकों में होता है 2,000 रुपए पर मंथ, उसके नीचे आपको फाइन लग जाएगा। लेकिन RRBs में ऐसा इशू नहीं है, क्योंकि जो RRBs है उसके जो कस्टमर्स है वो पहले ही से ही वल्नरेबिलिटी कंडीशंस में है, उनकी इतनी आय नहीं है। तो अगर हम उसमें लगाएंगे, अगर उसमें वो रखेंगे, इसीलिए RRBs को मेजरली इंट्रोड्यूस किया गया था और उसमें लोग प्रेफर करते हैं RRBs में जाना, जो गाँव के लोग होते हैं। इसलिए SBI और RRB का ये डिफरेंस होता है। और कुछ सर सोच और सर सोच के बताओ, आप कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज मिस कर रहे हो।
RRB का सर एग्जैक्टली याद नहीं आ पा रहा, अगर आप गाइड करें तो शायद आ जाएगा। अच्छा अच्छा, आपने कहा कि मिनिमम बैलेंस ऐसा लगाते हैं, ये Yes, sir. बैंक ऐसा करते क्यों है मिनिमम बैलेंस लगाना? सर मुझे तो अभी याद नहीं आ पा रहा, हो सकता है सर याद अपने- होने की बात नहीं है, मैं आपका ओपिनियन पूछ रहा हूँ, आपको सर- क्या लगता है क्यों ऐसा करते हैं? सर वो ताकि जो फाइनेंशियल एक्टिविटीज हैं वो होती रहें, क्योंकि अगर कई सारे अकाउंट्स रहते हैं जो हम लोग खोलते हैं, कई सारे वो नजर में आता है कि कई सारे अकाउंट डीएक्टिवेट पड़े हुए हैं, उसका यूज नहीं हो रहा है, तो वो ताकि इसलिए करते हैं ताकि उसका जो एक्टिवेशन है अकाउंट है वो चलता रहे। हो सकता है ये सर, मुझे लग रहा है। अच्छा, यस सर। ओके, तो आपकी हॉबीज क्या है वैभव? सर मेरी हॉबीज है क्रिकेट देखना, थोड़ा बहुत गाना सुनता हूँ, और थोड़ा बॉडी बिल्डिंग में सर करना और देखना पसंद है, वर्कआउट जिम वगैरह थोड़ा सा। तो आपकी हॉबी मेनली है क्या? थोड़ा थोड़ा तो आप सब करते हैं, मेनली आप सर बेसिकली ये तीन करता हूँ। हॉबीज सर वही होती है जो आप रेगुलर डेली बेसिस में करते हैं, तो ये तीनों यही चीज है। नहीं, हॉबीज जो आप रेगुलर बेसिस पे करते हो वो नहीं होती। आप रेगुलर sir. बेसिस पे नहाते हो, दैट इज नॉट योर हॉबी। सर मतलब क्रिकेट आप देखना, जो म्यूजिक काम सुनना कर रहे एंड हैं, बॉडी आनंद बिल्डिंग, आता हो आपको। यही सर तीन हॉबी है। ओके, तो आपका फेवरेट सिंगर कौन है? सर ऐसा फेवरेट सिंगर नहीं है, मुझे गाने सुनना पसंद है। ऐसे मतलब एग्जैक्टली जो कह सकते हैं कि ऐसे बहुत सारे हैं सर। आप गाने सुनते हो, आपका फेवरेट सिंगर नहीं है? सर जैसे आतिफ आपका असलम कोई हो गया। फेवरेट प्लेयर है क्रिकेट में कि वो भी नहीं है? क्रिकेट सर देखते हो, फेवरेट ये प्लेयर सर नहीं ये है? सर सर मेरे आइडियल रहे सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग। ओके, तो सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग की जो सबसे लंबी इनिंग थी, आपको पता है कौन सी थी? सर टेस्ट क्रिकेट में, सर वनडे क्रिकेट में। वनडे में। सर वनडे क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर की अच्छा, सबसे सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग ने कभी 2020 में ओपनिंग करी है? 2020 में यस सर, आईपीएल खेला सर, वो T20 है। 2020 मतलब आईपीएल नहीं, 2020 मतलब जो मेन फॉर्मेट आपके गेम के होते हैं। नो सर। अच्छे से याद है आपको? सर जहां तक मुझे याद आ रहा है सर नहीं आपको किया। 2020 कब स्टार्ट हुआ है याद है? सर अच्छा, सर, सबसे बड़ा 2000 स्टेडियम भारत में कौन सा है पता है? सर अभी मोटेरा है गुजरात में। कितनी स्ट्रेंथ है मोटेरा उसकी? सर अराउंड 1 लाख, एग्जैक्ट 1,50,000 के अराउंड है। ओके, गुजरात में एक और स्टेडियम बना है जो सबसे बड़ा है, आपको पता है कौन सा है? सर नो सर उसका आइडिया नहीं है सर। अभी हाल फिलहाल में एक स्टेडियम का नाम बदल करके प्रधानमंत्री के ऊपर रख दिया गया था। प्रधानमंत्री सर नहीं याद है? अच्छा छोड़िए। ये सर एक दिल्ली का है सर, उस पर अच्छा प्रधानमंत्री पर सर वो मोटेरा ही का सर शायद प्रधानमंत्री रख दिया गया है। अब आप शायद बता रहे हो तो मैं क्या बोलूं। अच्छा, ये बताओ कि आपने न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम का भी नाम सुना होगा, यस सर। है ना? न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम भी काफी फेमस है। यस सर। उसकी रैंकिंग बता सकते हो आप ओडीआई में क्या है? नो सर श्योर नहीं हूँ। ओके, टेस्ट में भारत की रैंकिंग क्या है सर सेकंड। वर्तमान समय में? यस सर। किससे पीछे है? सर किससे पीछे? न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड से। यस सर। तो आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग के छात्र होने के बाद बॉडी बिल्डर बने या पहले से ही थे? बॉडी बिल्डर सर, मुझे वर्कआउट करना, मैं 2013 से मतलब जिम जाना, वर्कआउट करना, ऐसे मुझे सच पसंद है। अच्छा, पसंद है आपको? यस सर। तो कि वो फिजिकल एक्टिविटी होती रहती है सर आइडियल थोड़ा कौन सा। है इसमें? सर मुझे आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर। और बहुत वर्तमान समय सर- में कोई? वही अभी सर वो है। हाँ, वो तो है, लेकिन अभी Yes. उनकी उम्र भी काफी कम हो गई, अभी उन्होंने प्रोफेशन को अलग भी कर रखा है। वर्तमान समय में ऐसे कोई हो, जैसे भी सचिन तेंदुलकर आपके आइडियल हैं तो अभी Yes, खेल sir. नहीं रहे हैं, लेकिन अभी कोई Yes, sir. खेलने वाला कोई हो ऐसा? सर उनके अलावा ऐसे तो ऐसा कोई सिंगल नहीं, ऐसे कई सारे हैं सर। फिर चलिए, अगर किसी सिंगल एक का मुझे नाम देखा बता जाए- दीजिए। सर अभी मिस्टर ओलंपिया जीते हैं मिस्टर रैमी सर, वो इजिप्ट के हैं। और एक हैंडी रैमबॉर्ड हैं, वो कोच हैं एक्चुअली उनके। एक हार्डी शूपान उनका एथलीट है सर, वो भी है। मतलब एक्चुअली उनकी स्टाइल और वो ओपन बिल्डिंग बॉडी बिल्डिंग में आ गई। और क्लासिक एक्चुअली मुझे मेनली क्लासिक और मेंस फिजिक्स वाली बॉडी पसंद है। तो मेंस फिजिक्स में सर जेरेमी बुंडिया हैं जो कि यूएसए से बिलोंग करते हैं। और क्लासिक फिजिक्स में अभी सर आप बैंक की जॉब कर लोगे तो आपको टाइम मिलेगा अपना ये हॉबी परस्यू करने में? यस सर, ऐसा क्योंकि टाइमिंग सर बैंक की 10:30 होती से है। स्टार्ट होती है।
यस सर। और बॉडी बिल्डिंग सर, आपकी जिम खुल जाती है 5 बजे, तो मैं 5 बजे 6 बजे सर अच्छा, एक flexible पीओ timing है। बैंक से कब जाता है आपको पता है? स्केल 1 ऑफिसर कोई भी है? सर ये शायद टाइमिंग सर फ्लक्चुएट हो सकती है, 7 साढ़े 7 सर बच सकते हैं सर। और ज्यादा लेट नहीं हो सकता? सर हो सकता है, अगर फाइनेंशियल ईयर का समय चल रहा है तो और लेट भी हो सकता है, कुछ अगर पेंडिंग वर्क है तो 8-9 भी बच सकते हैं। तो आपकी पोस्टिंग उत्तर प्रदेश में तो कहीं भी हो सकती है, यस सर। और रूरल एरिया में ही होगी, यस सर। तो आप अकेले हैंडल कर पाओगे? उसके सर मुझे अकेले रहने में कोई ऐसा इशू नहीं है, मैं अकेले वहाँ पे मैनेज कर लूंगा सर। और मेरे घर वालों से भी ऐसा कोई इशू नहीं है कि वो आप पहले रहे हो कि कभी? मैं कभी अकेला रहा नहीं हूँ, लेकिन सर मुझे लगता है कि तो मैं रह आपको लूंगा। पता भी नहीं होगा कि कितनी डिफिकल्टीज होती हैं अकेले रहने में। सर ऐसे मतलब मुझे खुद एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन मेरे जो मैंने बताया कई भाई लोग वो दोस्त लोग बैंकिंग में हैं, तो वो लोग बताते रहते हैं ये इशू आता है, तो उन लोग से बात चलती रहती है कि आपको क्या करना है, कैसे जाके रूम लेना है, कैसे आपको अच्छा, मतलब बता दो 5 डिफिकल्टीज जो आप फेस करोगे। सर पहले जाके तो रूम प्रायोरिटी वाइज बताना, कौन सी सबसे ज्यादा बड़ी डिफिकल्टी होगी आपके अनुसार? सर मेरे अनुसार सबसे पहला प्रायोरिटी काम रहेगा कि वहां जाके मुझे अपने लिए डिफिकल्टी काम नहीं, आपको डिफिकल्टी जो फेस करनी पड़ेगी। डिफिकल्टी सर रूम ढूंढने में भी डिफिकल्टी होगी सर। और सर जो हमारे खाने पीने की प्रॉब्लम है वो होगी, क्योंकि स्टार्टिंग में मेरे पास कुछ रहेगा नहीं, तो उसकी फैसिलिटी रहेगी सर, डिफिकल्टी रहेगी सर। और ट्रांसपोर्टेशन का सर, न्यू सिटी रहेगी, ट्रांसपोर्टेशन का कोई आइडिया नहीं रहेगा सर। और नई ब्रांच रहेगा, नया काम रहेगा, उसको सीखने की डिफिकल्टी रहेगी सर। और नए एनवायरनमेंट में एडजस्ट करने की डिफिकल्टी रहेगी सर। ओके, वेरी गुड। आपका इंटरव्यू यहीं खत्म होता है। थैंक यू सर। थैंक यू सर।